नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का कैरियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका कालखंड है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल को हम लोगों ने दो कालखंडों में बांट के देखा था, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल में क्या था, 26 लाख ईसा पूर्व से लेके हम लोगों ने 1000 ईसा पूर्व तक वहां देखा था। उसी के बीच में आता है ताम्र पाषाण काल, जो कि इसकी काल अवधि है 3500 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व तक। और इसी के बीच में ताम्र पाषाण काल के बीच में ही सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्राचीन भारत का इतिहास पाषाण काल आप लोग देखेंगे। इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें आप लोग को उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें सारे पूरे संपूर्ण पाषाण काल को उसमें हमने डिस्कस किया है। जो भी एग्जाम की दृष्टि से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ वो टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चलिए शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। तो यह सभ्यता सर्वप्रथम सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये इमेज में ये सिंधु नदी है, ये आगे जिसका ये आ रही है। तो इसी के किनारे ये सारे देख रहे हैं, हड़प्पा, मांडा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ये रोपण, कालीबंगा, धौलावीरा, ये सब क्या है, तो सिंधु नदी के आसपास के इलाके में ही है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया गया। और सिंधु घाटी सभ्यता का विकास यहाँ पे देख रहे हैं कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हड़प्पा में देखे थे। तो 1826 में ही चार्ल्स मैसन जो है ये सर्वप्रथम वहां पे हड़प्पा में कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष देखे थे। उस समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ये इमेज है, आप लोग देख सकते हैं सारे जगहों के। और नेक्स्ट कराची से अब आगे 1800 क्या है 26 के बाद 1826 के बाद कराची से लाहौर रेलवे लाइन डालते समय 1856 में इसके अवशेष जॉन विलियम ब्रंटन ने देखे। तो जब उन्होंने देखा तो जॉन विलियम ब्रंटन ने पत्र लिखे किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो उस समय सर्वेयर जनरल थे। तो उस समय के जो सर्वेयर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उनको उन्होंने पत्र लिखा जॉन विलियम ब्रंटन ने कि यहाँ पे ऐसे ऐसे अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद 6 साल के बाद 1861 में सर्वेयर जनरल ऑफ डिपार्टमेंट का गठन किया गया। अब ज़्यादा अवशेष वहाँ से मिलने लगे कि रेलवे लाइन के डालते समय वहाँ पे और जो ईंट पत्थर की जो आवश्यकता होती थी वहाँ से खोद के ले आके तो उसमें से अवशेष मिलने प्रारंभ हो गए। तो 1871 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI इसको नाम दिया गया। जो सर्वेयर जनरल ऑफ डिपार्टमेंट का 1861 में गठन हुआ है, उसके 10 साल बाद इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI नाम दे दिया गया। और ASI के पहले अध्यक्ष बना दिए गए अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इन्हीं को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व के पिता। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय पुरातत्व के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में ईस्वी में क्या ASI का पुनर्गठन किया गया। तो जो ASI 1871 में जिसका गठन हुआ था, अब इसका पुनर्गठन 1904 में किया जाता है। और कर्जन ने 1904 में जॉन मार्शल की नियुक्ति की ASI हेड के तौर पे। और ASI महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई का कार्य आगे बढ़ाया गया। और 1911 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, यानी हड़प्पा की खुदाई राय बहादुर दयाराम साहनी ने करवाई जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो ये महानिदेशक थे, ये तो खुदाई करवा नहीं सकते, तो उन्होंने इन दो व्यक्तियों को लगाया जो कि दयाराम साहनी थे और आर डी बनर्जी को मोहनजोदड़ो के लिए और दयाराम साहनी को 1921 में हड़प्पा की खुदाई खोज के लिए जाना जाता है। और 1923 में आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज के लिए। तो जॉन मार्शल ने ही पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया और इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा।
आगे है अब सिंधु सभ्यता का हम लोग विस्तार देखें तो सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। ये यहाँ पे आप लोग मैप में देख सकते हैं। ये मांडा है जम्मू कश्मीर में, ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का में है, और ये दैमाबाद महाराष्ट्र साइड में है, और सुतका गेंडोर ये पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के पाकिस्तान में। तो इस प्रकार के अगर हम इन तीनों शहरों को एक साथ मिलाएं तो ये एक त्रिभुजाकार प्रकार की एक कोण बना रही है। तो इसीलिए इसको त्रिभुजाकार नाम इसका कि आकार इसका त्रिभुजाकार है। अब इसकी हम लोग बात करें तो उत्तरी सीमा कहाँ थी, तो उत्तर किधर तरफ है, तो उत्तरी सीमा ये है मांडा। मांडा उत्तरी सीमा है जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी सीमा की बात करें, दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दैमाबाद। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। उत्तरी और बिंदु से दक्षिणी बिंदु तक की दूरी कितनी है, 1100 किलोमीटर। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये मांडा से लेकर दैमाबाद तक की दूरी क्या है, 1100 किलोमीटर। और पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु तक की दूरी यानी आलमगीरपुर से सुतका गेंडोर तक क्या है, 1600 किलोमीटर का की दूरी है पश्चिम बिंदु से पूर्वी बिंदु तक। तो ठीक है, तो ये है यहाँ की इसकी इतनी दूरी, और इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है, और ये इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। अब इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितने दूरी एरिया में फैला हुआ था, तो अगर आप लोग ओल्ड एनसीईआरटी देखेंगे तो 12,99,100 वर्ग किलोमीटर उसमें लिखा गया है। लेकिन न्यू एनसीईआरटी जो है अब 15,13,000 वर्ग किलोमीटर में हो गया है, क्योंकि अब उत्खनन ये जो सारे हैं उसमें और उत्खनन किया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ से अवशेष मिलते जा रहे हैं तो एरिया बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी न्यू एनसीईआरटी में 15 लाख से 300 वर्ग किलोमीटर हो गया है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये इसकी इमेज आप लोग देख सकते हैं, इमेज आप लोग को दिखाया हूँ इसी में ही। अब ये सारी इसकी अवस्थिति आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे नदियों की बात कर लें कौन से, तो ये मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी है, देख रहे हैं आप लोग, ये चिनाब नदी है यहीं पे मांडा में। मांडा यहाँ तक इसका विस्तार था। यहाँ पे आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे यहीं पे हिंडन नदी है। ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का शहर है। यहाँ पे पश्चिम में सुतका गेंडोर ये है दासक नदी के किनारे, और ये दक्षिण में आप लोग भगत राव, यहाँ पे भगत राव दिया हुआ है। भगत राव से अब आगे उत्खनन प्राप्त हो गए हैं। तो यहाँ पे ये ताप्ती नदी को छोड़ के ये गोदावरी नदी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हो गया है। पहले ये भगत राव यहाँ तक था, लेकिन अब यहाँ पे भी अवशेष प्राप्त हो गए हैं गोदावरी नदी के किनारे। तो अब इसका एरिया बढ़ गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका मैप भी देख लिया और इसकी कहाँ तक इसका विस्तार था। अब देखते हैं, हम लोग आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। तो सिंधु सभ्यता का समाज का स्वरूप मातृ सत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों से मातृ देवी की आकृतियां मिली हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मातृ देवी की आकृतियां मिली हुई हैं। और सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। उसमें विद्वान वर्ग था, योद्धा वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग था, और श्रमिक वर्ग था। तो ये 4 वर्ग सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं। अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि यहाँ पे ऐसे 4 वर्ग में एक सभ्यता रहती थी, जिसमें विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग, श्रमिक वर्ग रहते थे। ये लोग सिंधु सभ्यता के लोग खाते पीते क्या थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग सामान्यतः शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। और आगे इसकी सावधान प्रणालियाँ देखें कि जहाँ पे मानव संस्कृतियाँ रहती हैं, सभ्यता है, वहाँ पे मृतक संस्कार भी होते होंगे। तो यहाँ सावधान प्रणालियाँ किस किस प्रकार से मृतकों को दफनाया जाता था, उनका संस्कार कैसे किया जाता था। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। कैसे कैसे? पूर्ण सावधान है जो कि कब्रों में दफना दिए जाते हैं, उसको पूर्ण सावधान कहते हैं। आंशिक सावधान वो है जो मृतकों के शरीर को जंगल में रख देना, जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को वो दफना देते थे, तो इसी को आंशिक सावधान कहते हैं। और दाह संस्कार, मृतक को सीधे जला के उनका
दाह संस्कार कर दिया जाता था। तो ये 3 प्रकार की सावधान प्रणालियां हैं सिंधु सभ्यता की। नगर नियोजन प्रणाली अब देखें तो सिंधु सभ्यता एक नगर विश्व की प्राचीनतम सुनियोजित नगर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकान के निर्माण में समानता मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं इसकी जो समानता इस नगरों में देखी जाती है। यहाँ पे पक्की ईंटें मिलती हैं। सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़कों पर न खुल के पीछे की और गलियों में खुलते थे। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। सामान्य तौर पर मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं तथा कुछ घरों में शौचालय भी मिले हैं और यहाँ से ढकी हुई नालियां भी मिली हैं। तो ये आप लोग इमेज देख सकते हैं। और यहाँ पे आगे हम लोग अब इसके चलते हैं कि यहाँ से कौन कौन प्लेसेस से कौन कौन से चीज़ें अवशेष मिले हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो हड़प्पा सभ्यता जो कि 1921 में दयाराम साहनी द्वारा वहाँ पे खुदाई करवाई गई। तो इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की। यहाँ रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। श्रमिक आवास, अन्नागार। तो वहाँ से क्या क्या मिला है, तो यहाँ से श्रमिक आवास मिले हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे एक श्रमिक लोग रहते थे तो उनके लिए एक श्रमिक आवास बनाया गया था। तो उसमें इस प्रकार के वहाँ से अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। अन्नागार यानी अनाज रखने के लिए एक अन्नागार मिला है वहाँ से। नारी की मूर्तियाँ मिली है, ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि कुछ स्कर्ट जैसी कुछ पहनी हुई है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, स्कर्ट जैसी पहनी हुई एक नारी की मूर्ति मिली है। एक मुद्रा में पेड़ पर बैठे हुए एक नारी की आकृति मिली है और नीचे एक बाघ बैठा है या खड़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक नारी यहाँ पे पेड़ पे बैठी हुई है और यहाँ पे नीचे एक शेर खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की एक मोहर पे एक मोहर मिली है जिसपे ये अंकन है। और यहाँ से 56 से 57 कब्रों वाला एक कब्रिस्तान मिला है जिसे समाधि R37 कहा गया है। तो इस समय के लोग क्या बोले हैं, R37 नाम उसको उस कब्रिस्तान को नाम दिए हैं। तो यहाँ से 57 कब्रों वाला एक कब्रिस्तान मिला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोहनजोदाड़ो। इसकी खुदाई 1982 में राखलदास बनर्जी ने की। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। पहला, पुरोहित आवास। यहाँ से पुरोहित आवास मिले हैं। अन्नागार मिले हैं। विशाल स्नानागार यहाँ से भी प्राप्त हो रहे हैं। अन्नागार, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहे हैं। अन्नागार यहाँ पे दोबारा प्राप्त हो रहा है मोहनजोदड़ो से। अभी हड़प्पा में भी अन्नागार देखे थे हम लोग। घरों में यहाँ से घरों में कुआं देखने को मिल रहा है। पशुपति शिव की मूर्ति मिली है यहाँ से, जहाँ पे आप देख सकते हैं हाथी, बाघ, गेंडा, भैंस तथा पैर पर हिरन है। तो ये देख सकते हैं पैर के पास हिरन, ये पशुपतिनाथ की मूर्ति है। तो यहाँ से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये कांसे की बनी नर्तकी आप लोग देख सकते हैं ब्लैक वाली इमेज में। चौड़ी चौड़ी सड़कें यहाँ पे भी चौड़ी चौड़ी सड़कें मिली हैं। मिट्टी का तराजू यहाँ से मिला है मोहनजोदाड़ो से। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मिट्टी का तराजू कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। कब्रें यहाँ से भी मिली हैं। तो इतनी सारे चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी यहाँ से जो मिली हैं उसको हमने यहाँ पे आप लोग को बता दिया है। नेक्स्ट आप लोग देखते हैं चनहुदड़ो की स्थिति आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये इमेज में चनहुदड़ो ये है, ये चनहुदड़ो पाकिस्तान में, इसकी स्थिति ये सतलज नदी के किनारे। तो यहाँ पे चनहुदड़ो, इसकी खुदाई गोपाल मजुमदार ने की और वर्तमान में यहाँ सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। तो क्या क्या मिली हैं,
पक्की मिट्टी की पाइप वाली नाली मिली है। यहाँ से देख सकते हैं, ये पक्की मिट्टी की पाइप वाली नाली मिली है। मन के गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है, यानी जो मन के जो आजकल देखते होंगे आप लोग, छोटे छोटे मोतियों की माला बनती है वो, उसकी और मन के बनाने के गुड़ियों बनाने के कारखाने मिले हैं। लिपस्टिक शीशा का साक्ष्य मिला है चनहुदड़ों से। ऐसा लगता है यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें बनाई जाती थी और यहाँ पे इसी चीज़ का व्यापार होता था। ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजे के निशान है। तो ये यहाँ पे ईंट पे देख सकते हैं कुत्ते और बिल्ली के पंजे के निशान है। जैसे ईंट बनाकर रखा गया होगा, उस पे आके कोई जानवर चला गया है तो वो जानवर बिल्ली और कुत्ते के पंजे के निशान के टाइप में है। मिट्टी का मुद्रा पर 3 घड़ियों और 2 मछलियों का अंकन है। तो ऐसी एक मुद्रा मिली है जिसपे 3 घड़ियालों और 2 मछलियों का अंकन प्राप्त होता है। तो ये चनहुदड़ों से जो जो इम्पोर्टेंट मिले हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट देखते हैं रोपण। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की और यह वर्तमान में पंजाब सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये भी कहाँ पे है? सतलज नदी के किनारे पर। ये आप लोग देख सकते हैं सतलज नदी है और ये रोपण का स्थान है। ये है रोपण, सतलज नदी के किनारे। तो यहाँ पे रोपण में क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं? तो इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की और यह वर्तमान पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। पहला, यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। और ये कुत्ते दफनाने का हम लोग पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें हमने बताया था बोरझोम में भी। तो ये देख सकते हैं नवपाषाण काल में भी ऐसे ही 100 बोरझोम में भी मिले हैं जो कि मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। और दूसरी बात यहाँ कहाँ मिल रहा है? रोपण से। तो वो नवपाषाण काल में हम बताए थे आप लोगों को, बोरझोम से मिला था। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता में भी रोपण से मिल रहा है। नेक्स्ट है कालीबंगा। इसकी खुदाई बीके थापर तथा बीबी लाल ने की। वर्तमान में यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे हैं। तो इसके भी आप लोग मैप देख लीजिए। ये वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे धौलावीरा, ये है कालीबंगा, देख रहे हैं, ये कालीबंगा है। तो यहाँ पे मिले हैं सारे, क्या क्या मिला है यहाँ से देखते हैं। यहाँ से राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। क्या क्या मिला है? हल से जोते हुए खेत के निशान मिले हैं। यहाँ से अलंकृत ईंट मिले हैं, हवन कुंड मिला है, चूड़ी मिली है और सूती कपड़े के साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पे एक ऐसा कपड़ा मिला है जिसमें एक अस्तूरा होता है, देखते हैं जो नाई जिससे बाल बनाते हैं वो अस्तूरा को लपेट के एक कपड़े में रखा गया है। तो ये मिला हुआ है सूती कपड़ा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सूती कपड़ा कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है धौलावीरा। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। पहला, नगर योजना समांतर चतुर्भुज के रूप में है जो 3 भागों में बांटा गया है। दुर्ग, मध्य क्षेत्र, मध्य नगर और निचला नगर। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये ऊपर है दुर्ग पे कुछ घर बने हुए हैं, जैसे लग रहा है जैसे प्रशासनिक लोग इधर रहते थे। फिर इसके नीचे कुछ उससे जो सलाहकार रहते होंगे वो उनके मध्य नगर में, और निचले नगर में आम जनमानस इधर साइड में रहता था। तो चारों तरफ, इधर भी इमेज के इधर भी साइड भी, तो बीच में कौन बना हुआ है? दुर्ग। उसके थोड़ा सा नीचे मध्य नगर है और उसके नीचे निचला नगर है। नगरों के चारों ओर रक्षा प्राचीर और दीवार के बीच में 4 भव्य प्रवेश द्वार मिले हैं। यहाँ की मिट्टी भी सफेद है। यहाँ से 8 लिपि के बड़े वर्ण पाए गए हैं। यानी जो यहाँ से 8 लिपि के बड़े वर्ण, यानी जैसे हम लोग यहाँ आजकल क ख लिखते हैं, तो इस प्रकार के वर्ण वहाँ पे भी लिपि के पाए गए हैं। लेकिन अभी भी उसको पढ़ा नहीं जा सका कि ये कौन सा वर्ण है, लेकिन पाए तो गए ही हैं, अवशेष के रूप में देखा जा रहा है उसको। अब नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में सुरकोटदा। इसका उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया। सर्वप्रथम यह गुजरात में
सर्वप्रथम उन्होंने जगपत जोशी ने करवाया था। वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। कौन कौन से? एक घोड़े की हड्डी सुरकोटदा से प्राप्त हुई है। लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ है? लोथल सभ्यता का उत्खनन S.R. राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है। यहाँ से घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते हैं। तो देखिए सारे सिंधु सभ्यता के सारे दरवाजे कहाँ खुल रहे थे? गली की तरफ खुल रहे थे। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा यहाँ पे स्थान है जहां से क्या मिल रहा है? दरवाजे इसके सड़क की ओर, मेन सड़क की ओर खुल रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, एकमात्र एक एक्सपेक्शनल है ये लोथल। यहाँ से क्या होता है कि दरवाजे इसके कहाँ खुल रहे हैं? मेन सड़क की ओर खुल रहे हैं। नेक्स्ट है, तो ये हम लोगों ने यहाँ तक सारे इंपॉर्टेंट स्थलों को देख लिया। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे कि जो एग्जाम में आए हुए हैं तथ्य, ये सब जो पूछा गया विभिन्न एग्जामों में। तो सभी सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी और अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडेन रखा, जिसका अर्थ है सैंधववासियों की उपज। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधुवासी माप तौल से परिचित थे। तो ये माप तौल से ये परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से भी परिचित यहाँ पे सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, पर शेर के चित्र नहीं मिले हैं। ठीक, और आप लोगों ने वहां पे एक देखा था, बाघ का चित्र था वो। और हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेलखड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पे, और मिलते हैं नेक्स्ट इसके अगले टॉपिक में, जो कि वैदिक सभ्यता हम लोग वहाँ पे देखेंगे। और वैदिक सभ्यता में जो भी ऋग्वैदिक सभ्यता देखेंगे। ऋग्वैदिक सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक के बाद हम लोग चलेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म देखेंगे। और उसके बाद 16 महाजनपद के बाद मगध का उत्कर्ष देखेंगे। मगध के उत्कर्ष के बाद विदेशी आक्रमण को देखेंगे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य देखेंगे, सिकंदर का आक्रमण देखेंगे। उसी को रोकने के लिए मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के द्वारा स्थापित किया जाता है। चलिए आगे की क्लासेस में देखेंगे। चलिए अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।